Question number 1. A body of weight W1 is suspended from the ceiling of a room through a chain of weight W2. देखो सिचुएशन क्या दिया यहाँ पे। एक बॉडी है जिसका वेट बोले तो mg कितना दे रखा है W1 और इसको हमने सीलिंग से सस्पेंड किया विद द हेल्प ऑफ अ चेन का वेट कितना है W2। ओके, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, द सीलिंग पुल्स द चेन बाय अ फोर्स ऑफ, सीलिंग चेन पे कितना फोर्स लगाएगा। तो सपोज दिस इज द चेन, करेक्ट। मैं चेन को ऐसे दिखा देता हूं, करेक्ट। दिस इज द सीलिंग, ओके। सीलिंग से अटैच्ड है और यहाँ पे एक बॉडी अटैच्ड है। इसका वेट कितना है बॉडी का वेट है W1, चेन का वेट कितना है W2 के इक्वल। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो सीलिंग है वो चेन को कितने फोर्स से पुल करेगा। तो आप क्या करो, यहाँ पे चाहो तो फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लो। दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम, ओके। यहां पे क्या होगा, चेन की वजह से एक नीचे की तरफ फोर्स लगेगा W2। W2 कैसे लगेगा नहीं समझ में आ रहा है तो आप मान लो कि चेन का मास M2 है, तो नीचे की तरफ फोर्स कितना लगेगा M2G। M2G को ही क्वेश्चन में डायरेक्टली दे दिया है W2, ओके। सिमिलरली इफ मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज M1 तो इसका वेट कितना हो जाएगा M1G। और इस पे सीलिंग क्या करेगा, एक टेंशन फोर्स लगाएगा ऊपर की तरफ। तो ये तीनों फोर्सेस कब बैलेंस होंगे, when tension is equal to W1 plus W2, okay. So option C is correct. Next, क्वेश्चन नंबर 2। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कॉन्सेप्चुअल है। When a horse pulls a cart, the force that helps the horse to move forward is the force exerted by। देखो जब हॉर्स एक कार्ट को पुल करता है तो किस फोर्स की वजह से जो हॉर्स है वो आगे जाता है, यही हमें बताना है कि हॉर्स आगे जाता है ड्यू टू विच फोर्स, कौन है जो फोर्स लगाते हैं और जिसकी वजह से हॉर्स आगे जाएगा। चलो मैं आपको समझा देता हूं। देखो कंसेप्ट क्या है, फ्रिक्शन जो है ना वो रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, ओके। फ्रिक्शन क्या करता है, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। जैसे सपोज दिस इज अ सरफेस विच इज रफ, अब यहाँ पे एक ब्लॉक आगे जाएगा, करेक्ट। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज अ रफ सरफेस, करेक्ट। तो यदि ये ब्लॉक आगे की तरफ स्लाइड करेगा तो इस पे जो फ्रिक्शन लगेगा ये लगेगा पीछे की तरफ। समझ में आ रहा है, क्योंकि जो फ्रिक्शन है वो इस रिलेटिव मोशन को, ब्लॉक का रिलेटिव मोशन विथ रिस्पेक्ट टू दिस सरफेस, ये रोकना चाहता है। लेकिन मान लो एक पर्सन वॉक करने लगे यहाँ पे, ओके। यहाँ पे डायग्राम अपने को थोड़ा सा सोच के बनाना पड़ेगा। अब थोड़ी देर के लिए आप अज्यूम करो बच्चों कि ये जो आप सरफेस देख रहे हो दिस इज अ स्मूथ सरफेस, दिस इज अ स्मूथ सरफेस, ओके। अब आप खुद सोचो कि क्या ये स्मूथ सरफेस पे ये पर्सन वॉक कर सकता है, तो आंसर है नहीं।
जब सरफेस फ्रिक्शनलेस होता है तो वहां पे कोई वॉक नहीं कर पाता है, वॉक करने का प्रयास करोगे तो गिर जाओगे। सिंपल सा आप एक एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो। मान लो फ्लोर पे आप क्या करो, बहुत ज्यादा ऑयल गिरा दो और फिर वॉक करने का प्रयास करोगे, गिर जाओगे, करेक्ट। तो आप ऑब्जर्व करोगे ना कि हो क्या रहा है। जनरली हम लोग करते क्या है, अब इसको क्लास में डेमोन्स्ट्रेट करना बहुत ही आसान है, यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल है इसको डेमोन्स्ट्रेट करना, तो ध्यान से सुनना। हम लोग जनरली करते क्या है, जब हम लोग वॉक करते हैं ना, तो हम इस पैर से जमीन को पीछे की तरफ पुश करते हैं, करेक्ट। ये जो पीछे का पैर है ना, ये पीछे का जो आप पैर देख रहे हो, इससे हम लोग क्या करते हैं, जमीन को पीछे की तरफ हम लोग पुश करते हैं, ओके। और रफ सरफेस क्या करता है, हमारे ऊपर फोर्स आगे लगाता है। लेकिन यदि स्मूथ सरफेस है ना, और आप देखो यहाँ पे अब आपको इमेजिन ही करना पड़ेगा, ओके, क्योंकि ये क्या करेगा ना, ये पैर को पीछे की तरफ ले जाएगा। आप खुद एक बार सोचो कि कैसे वॉक करते हैं, और जब हम लोग वॉक करते हैं ना, तो इस पैर को, ये एक पैर जो भी पीछे होगा, उससे हम ग्राउंड को पीछे की तरफ पुश करते हैं, ओके। तो यहाँ पे क्योंकि ये एकदम परफेक्टली स्मूथ सरफेस है, तो ये जो हमारा पैर है ना, ये पीछे की तरफ चला जाएगा। समझ में आई मेरी बात। होगा क्या, देखो, नीचे लगेगा mg इस पर्सन पे, और ऊपर क्या लगेगा बच्चों, ऊपर लगेगा एक नॉर्मल फोर्स mg, और नॉर्मल बैलेंस हो जाएगा। और क्योंकि सरफेसेस स्मूथ हैं, तो ये कितना भी ट्राई कर ले, ये आगे नहीं जा पाएगा। लॉजिक समझ में आ गया। ये पैर अगर जो प्रयास करेगा, तो इसके पैर पीछे चले जाएंगे और ये गिर भी जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। लॉजिक समझ में आ गया। सो ऑन स्मूथ सरफेस, on smooth surface a person cannot walk। समझ में आ गया। सिमिलरली अगर जो परफेक्टली स्मूथ सरफेस हो, तो एक साइकिल भी आप नहीं चला सकते, कार भी नहीं चला सकते, बाइक भी नहीं चला सकते, ओके। सिमिलरली a car cannot be driven on a smooth surface। फ्रिक्शन चाहिए ही चाहिए, ओके। नहीं तो होगा क्या, जैसे मान लो स्मूथ सरफेस है, ओके, स्मूथ सरफेस है, और यहाँ पे मान लो कि एक बाइक है, ये बाइक का रियर व्हील है, तो होगा क्या यहाँ पे, ऐसे दिखा देता हूं। यहाँ पे ये वाला जो व्हील है ना, यहीं पे ऐसे गोल गोल घूमने लगेगा, अगर जो फ्रिक्शनलेस सरफेस है तो। समझ में आ रही है मेरी बात, क्या होगा, अगर जो फ्रिक्शनलेस सरफेस हुआ, तो यहीं पे ये जो रियर व्हील है ऐसे गोल 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 घूमता रहेगा। इन केस ऑफ कार, कार के केस में क्या होगा, सपोज एक कार है, तो यहाँ भी ये जो रियर व्हील आप देख रहे हो ना, मैं एक स्मूथ व्हील ड्रॉ कर देता हूँ, ये। तो यहाँ भी क्या करेगा, जो चेन है इस व्हील को ड्राइव तो कर देगा, लेकिन ये व्हील यहीं पे ऐसे गोल 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 घूमता रह जाएगा, और कार आगे मूव ही नहीं करेगी, क्योंकि सरफेस क्या है,
परफेक्टली स्मूथ सरफेस हम लोग अज्यूम करके चल रहे हैं, तो ये कार भी नहीं चल पाएगी। ओके, अब आते हैं थर्ड कंसेप्ट पे। थर्ड कंसेप्ट क्या है बच्चों? जब हम लोग वॉक करते हैं जनरली किसी भी सरफेस के ऊपर, तो हम लोग क्या करते हैं, पैर से ग्राउंड को पीछे की तरफ फोर्स लगाते हैं, और ग्राउंड हमारे पैर पे आगे की तरफ फोर्स लगाता है, इसीलिए हम आगे की तरफ मूव करते हैं। ओके, देखो होता क्या है। एक पैर तो हमारा यहाँ होगा, ओके। तो ये पैर तो सिर्फ बैलेंस करने के लिए रखा है। इस पैर से हम लोग क्या करते हैं, इस पैर से हम लोग ग्राउंड को पीछे की तरफ पुश करते हैं, इस पैर से। और ग्राउंड क्या करता है, ग्राउंड हमारे पैर पे फ्रिक्शन आगे की तरफ लगाता है, और हम ग्राउंड को पीछे की तरफ फोर्स लगाते हैं। ओके, आप कहोगे कि सर हमें तो यकीन नहीं आता, तो आप क्या करो ना, कभी सैंड पे चल के देखो। जब आप सैंड पे वॉक करते हो ना, तो जो सैंड अपनी जगह पे होगा, आपके चलने की वजह से वो थोड़ा सा पीछे शिफ्ट होगा। लॉजिक समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? आप ऐसा करो, ऐसी जगह पे चलो जहाँ पे सैंड है। तो जब आप सैंड पे चलोगे ना, तो जहां भी आप पैर रख के चलोगे, आप देखोगे कि आपके आगे बढ़ने के बाद वहां की जो सैंड है वो थोड़ी सी पीछे शिफ्ट हो गई। क्यों? क्योंकि आपने ग्राउंड पे किधर फोर्स लगाया था, पीछे की तरफ। ओके, तो ये ऐसी चीज है, आप करके देखोगे तो समझ में आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, मान लो लेट अस से कि दिस इज लेग वन। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लेग वन pushes the ground towards left and ground push the left leg समझ में आ गया? अब मैं फ्री बॉडी डायग्राम आपको ड्रॉ करके दिखाऊं तो देखो कैसा दिखेगा। इसको मैंने कर दिया अलग। तो ये जो इसका लेग वन है ना, ये क्या करेगा, ग्राउंड पे एक फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा पीछे की तरफ। तो एज पर एक्शन रिएक्शन, क्या फ्रिक्शन फोर्स इस पे लगना चाहिए आगे की तरफ? यस, समझ में आ गया मैं क्या बता रहा हूँ? और इसी फ्रिक्शन की वजह से ये पर्सन जो है आगे की तरफ मूव करता है। ओके, अच्छा, ये जो सरफेस है ये डिफॉर्मेबल होगा। जैसे मान लो कि ये सरफेस पे सैंड रखा हुआ है, तो आप ऑब्जर्व करोगे कि जहां पे आप चलते हो सैंड थोड़ा सा पीछे की तरफ डिस्प्लेस हो जाता है। ओके, अच्छा, और क्या क्या फोर्सेस लगेंगे इस पे? एक फोर्स लगेगा नीचे की तरफ mg, इस पर्सन के ऊपर। ऊपर क्या लगेगा, नॉर्मल। mg किसने लगाया, अर्थ ने लगाया। नॉर्मल किसने लगाया, इस हॉरिजॉन्टल सरफेस ने इस पर्सन के ऊपर। और ये कौन सा फोर्स है, दिस इज फ्रिक्शन फोर्स बाय द बॉय ऑन द ग्राउंड, एंड दिस इज फ्रिक्शन फोर्स बाय द ग्राउंड ऑन द बॉय। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम लोग आगे चलते हैं तो हमारे ऊपर फ्रिक्शन किधर लगता है, उसी डायरेक्शन में लगता है। दिस इज जस्ट रिवर्स ऑफ क्या, ब्लॉक। ब्लॉक आगे जाता है तो इस पे फ्रिक्शन किधर लगता है, पीछे। लेकिन जब पर्सन आगे चलता है तो इस पे फ्रिक्शन आगे लगता है। क्यों? क्योंकि आप खुद सोचो ना कि जब ये पर्सन चलेगा तो इसका पैर जो है ये पीछे की तरफ स्लिप करेगा, और इस स्लिपिंग को रोकने के लिए फ्रिक्शन क्या करता है, आगे की तरफ फोर्स लगाता है। तो आप क्या करो, ये एक एक्सपेरिमेंट खुद से कर सकते हो। एकदम परफेक्टली स्मूथ सरफेस क्रिएट करो, जो कि बहुत मुश्किल है, लेकिन कुछ स्मूथनेस तो क्रिएट कर सकते हो सरफेस पे। ओके, किसी
स्मूथ सरफेस पे ऑयल गिरा दो और फिर वॉक करो और ऑब्जर्व करो कि आपका पैर किस तरफ स्लिप हो रहा है। तो आप देखोगे कि लेग वन जो है, इफ वी से कि दिस इज लेग वन, तो लेग वन विल स्लिप टूवर्ड्स लेफ्ट, मतलब लेफ्ट बोले तो इस तरफ, व्हेन द पर्सन ट्राइज टू वॉक। तो इस स्लिपिंग को रोकने के लिए क्या करेगा, फ्रिक्शन आगे लगता है। लॉजिक समझ में आ गया, फ्रिक्शन क्यों आगे लगा? क्योंकि फ्रिक्शन को रिलेटिव मोशन पसंद नहीं है, रिलेटिव मोशन को रोकने के लिए फ्रिक्शन आगे लगेगा। तो मैं यहां पे भी लिख देता हूं कि व्हेन द बॉय ट्राइज टू वॉक ऑन a smooth surface, smooth surface, leg one slips towards left। करेक्ट, इसका जो पैर होगा ये किधर स्लिप करेगा, लेफ्ट साइड में। तो फ्रिक्शन क्या करेगा, यहाँ पे देखो ये जो फ्रिक्शन है, अगर जो ये लेग पीछे की तरफ स्लिप होना चाहता है तो फ्रिक्शन क्या करेगा, इस पे फोर्स आगे लगा देगा कि ये स्लिप ना हो, क्योंकि फ्रिक्शन को रिलेटिव मोशन पसंद नहीं है। दिस इज रफ सरफेस। करेक्ट। तो ये जो बच्चा है, मैं फिर से एक बार बता रहा हूं, ये बच्चा अपने पैरों से ग्राउंड पे किधर फोर्स लगाता है, लेफ्ट की तरफ। तो ग्राउंड एज अ रिएक्शन इसके पैर पे किधर फोर्स लगाता है, टूवर्ड्स राइट, और ये पर्सन आगे की तरफ वॉक कर पाता है। लॉजिक समझ में आ गया? सिमिलरली जो कार भी होती है, जैसे मान लो सपोज दिस इज अ कार, ओके, मान लो ये कार है, करेक्ट। अब ये कार आगे क्यों जाता है, तो देखो होता क्या है, जब कार का व्हील यहाँ पे ऐसे रोटेट करेगा, ये रोटेशनल मोशन में हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे, तो यहाँ पे ये जो व्हील क्या करता है, सरफेस पे फ्रिक्शन लगाता है आगे की तरफ, और ये सरफेस इस व्हील पे फ्रिक्शन लगाता है आगे की तरफ, और इसकी वजह से ये कार आगे मूव करती है। समझ में आ गया? आप क्या करो यहाँ पे, आपको यकीन नहीं आता तो आपने कहीं ना कहीं वीडियो में देखा होगा या रियल लाइफ में भी देखा होगा कि यहाँ पे अगर जो मान लो सैंड में रख दो, बहुत सारा सैंड है, तो जब ये कार स्टार्ट करेगी ना तो यहाँ के सैंड ऐसे पीछे की तरफ उड़ के जाएंगे। समझ में आ रहा है? यहाँ पे जो सैंड होंगे ना ये ऐसे पीछे की तरफ उड़ जाएंगे। ओके, क्यों? क्योंकि ये जो व्हील है ना, ये यहाँ जो ग्राउंड है, यहाँ जो ग्राउंड है इस पे किधर फोर्स लगा रहे हैं, इस तरफ। या फिर मान लो कि मड है, जैसे एडवेंचर स्पोर्ट्स में लोग जो जाते हैं जंगल में, कार चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, वहां पे आपने देखा होगा कि मान लो यहाँ पे मड है, करेक्ट। तो ये जो मड है ये किधर जाता है, ये पीछे की तरफ ऐसे जाता है, क्यों? क्योंकि जो टायर है ना वो इस पार्ट पे, यहाँ पे ये जो ग्राउंड का पार्ट है इस पे लेफ्ट साइड में फोर्स लगा रहे हैं। लॉजिक समझ में आ गया? तो गाड़ी हमारी आगे क्यों चलती है, ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड बाय द रफ सरफेस या रफ रोड ऑन द व्हील्स ऑफ द कार। यहाँ पे ये हम लोग रियर व्हील ड्राइव मान के चल रहे हैं। इसके बारे में और डिस्कशन हम लोग करेंगे रोटेशनल मोशन में। तो फाइनल कंक्लूजन, हम जब आगे चलते हैं तो फ्रिक्शन हमारे ऊपर आगे ही लगता है, उसका ये लॉजिक है। ये ब्लॉक के जस्ट उल्टा है, ब्लॉक आगे की तरफ बच्चों स्लिप होता है तो उस पर फ्रिक्शन किधर लगता है, लेफ्ट में। लेकिन जब हम लोग वॉक करते हैं तो हमारी वॉकिंग अलग है, ओके। तो हम लोग जब वॉक करते हैं तो हमारे ऊपर फ्रिक्शन आगे ही लगता है, एक्चुअली फ्रिक्शन की वजह से ही आगे चलते हैं, क्योंकि नॉर्मल और एमजी तो ये एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? नॉर्मल और एमजी तो एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे, करेक्ट। ओके, ठीक है। अब चलो, अब इस क्वेश्चन पे आते हैं, ये तो मैंने आपको कंसेप्ट समझा दिया। अब आ जाओ इस क्वेश्चन पे। सिमिलरली जब एक हॉर्स एक कार्ट को पुल करता है, तो हॉर्स क्यों आगे जा रहा है, हम लोगों से ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन क्या क्या दिया है,
पहला ऑप्शन क्या है? फर्स्ट ऑप्शन, द फोर्स exerted by cart on the horse, the force exerted by ground on the horse, the ground on the cart, the horse on the cart. देखो, अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। सपोज यहां से हमने एक कार्ट बांध दिया, दिस इज अ कार्ट, और ये क्या है? ये एक हॉर्स है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो आप खुद सोचो, ये हॉर्स आगे क्यों जाएगा? सेम एक्सप्लेनेशन होगा क्या यदि मैं फ्री बॉडी डायग्राम आपके लिए ड्रॉ करके दिखाऊं? किसका? हॉर्स का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं, कार्ट को तो हटा दो। तो जिस रस्सी से ये बंधा होगा, क्या वो रस्सी एक टेंशन पीछे की तरफ लगाएगा? यस। ये है बच्चों सरफेस, दिस इज द हॉरिजॉन्टल सरफेस। इस हॉर्स का mg किधर लगेगा? नीचे की तरफ। हॉर्स पे जो नॉर्मल है वो किधर लगेगा? ऊपर की तरफ। करेक्ट। हम लोग मान लेते हैं कि हॉर्स ऊपर नीचे बहुत कूद नहीं रहा है, तो mg नॉर्मल बैलेंस्ड है। अब ये हॉर्स क्या करेगा? जब ये चलने का प्रयास करेगा ना, तो ये इस सरफेस पे एक फ्रिक्शन लगाएगा आगे की तरफ। तो ये सरफेस क्या करेगा? ये सरफेस इस पे आगे की तरफ एक फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा। अब यहाँ फ्रिक्शन कैसे दिखाया जाए, इसको हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। तो देखो, इसके पैरों पे क्या होगा बच्चों? इसके पैरों पे पूरा दिखा दूं क्या? ऐसे लगेगा फ्रिक्शन। mg को मैं ऐसा छोटा सा दिखा देता हूँ कि दिस इज mg। तो इसी फ्रिक्शन फोर्स की वजह से क्या होगा? ये जो हॉर्स है ये आगे की तरफ जाएगा। समझ में आ गया? तो ये फ्रिक्शन फोर्स कौन लगाएगा? बाय ग्राउंड, ओके, ऑन द हॉर्स। तो चलो ऑप्शन पढ़ते हैं एक बार हम लोग फिर से, और फिर डिसाइड करेंगे कि विच ऑप्शन इज करेक्ट। द कार्ट ऑन द हॉर्स, तो ये तो बिल्कुल गलत है। कार्ट क्या करेगा? हॉर्स को पीछे की तरफ खींचेगा बाय द रोप। बाय द ग्राउंड ऑन द हॉर्स, यस, ग्राउंड ने ही फ्रिक्शन फोर्स लगाया घोड़े के ऊपर। ओके। बाय ग्राउंड ऑन द कार्ट नहीं, ग्राउंड कार्ट पे फोर्स लगाएगा। देखो ग्राउंड क्या करेगा? इस कार्ट पे फोर्स लगाएगा, इस पे। तो इसकी वजह से घोड़ा थोड़ी ना आगे जाएगा, हॉर्स आगे थोड़ी ना जाएगा इसकी वजह से। ओके। और चौथा ऑप्शन दिया बाई हॉर्स ऑन द ग्राउंड। तो देखो हॉर्स क्या कर रहा है? इस पे फोर्स इधर लगा रहा है, तो इस फोर्स की वजह से तो हॉर्स आगे नहीं जा रहा है। लेकिन कोई बच्चा बोल सकता है कि सर इसी फोर्स की वजह से तो ये फोर्स आ रहा है, इसका मतलब यही तो वो फोर्स है जिसकी वजह से आगे बढ़ रहा है। तो देखो सिंगल करेक्ट है। सिंगल करेक्ट में आपसे पूछा जाएगा कि बताओ ये घोड़ा आगे क्यों जा रहा है, इस फोर्स की वजह से कि इस फोर्स की वजह से। सो विच इज द बेस्ट ऑप्शन? दिस वन। समझ में आ गया? दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। ओके। तो घोड़ा आगे क्यों जाएगा, हॉर्स आगे क्यों जाएगा बच्चों बताओ? बाय द फ्रिक्शन फोर्स, या फिर ड्यू टू द फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड बाय द ग्राउंड ऑन द हॉर्स। फ्रिक्शन फोर्स बाय द हॉर्स ऑन द ग्राउंड, इसकी वजह से तो ये तो हॉर्स क्या कर रहा है? ग्राउंड को पीछे ढकेल रहा है। तो यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? ये। एक्चुअली ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर होंगे। करेक्ट। लॉजिक समझ में आ गया? जैसे मैं पूछूं कि ये पर्सन आगे क्यों जा रहा है, बताओ इस फोर्स की वजह से कि इस फोर्स की वजह से, तो बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? आप कहोगे कि सर जो फ्रिक्शन फोर्स इसके पैर पे लग रहा है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, अ कार एक्सेलरेट्स ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड ड्यू टू द फोर्स एक्सर्टेड बाय। ये भी देखो, इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन तो मैंने पिछले क्वेश्चन में ही दे दिया।
आप ऐसे इमेजिन करो, हमारे दिमाग में ही एक एक्सपेरिमेंट लैब है, खुद इमेजिन करो उसमें। मान लो मैं आपको एक कार दे दूं, ठीक है, उस कार में पेट्रोल भी डला दिया जाए, करेक्ट, लेकिन मैं बोलूं कि इस फ्रिक्शनलेस सरफेस पे चला के दिखाओ, करेक्ट, इस कार को मैं बोल दूं कि फ्रिक्शनलेस सरफेस पे चला के दिखाओ, तो क्या चला पाएंगे हम लोग? नहीं, कार इस फ्रिक्शनलेस सरफेस पे नहीं चलेगी। इंजन क्या करेगा? इंजन इस व्हील को ऐसे गोल 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 यहीं पे रोटेट कराता रह जाएगा, कार आगे नहीं जाएगी। समझ में आ गया? तो इंजन क्या करता है, आप चाहो तो लिख दो, इंजन कार के व्हील को रोटेट करता है। समझ गए? अगर जो सरफेस परफेक्टली स्मूथ होगा तो ये कार आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो आप खुद से लिख लेना कि इंजन ऑफ द कार, मैं लिख दूं क्या? इंजन ऑफ द कार, engine of car rotates the wheel. ओके, नेक्स्ट, ड्राइवर ऑफ द कार। देखो ड्राइवर खुद से तो ऐसे धक्का मारता नहीं है कि कार आगे चले। अर्थ, अब देखो यहाँ पे आप फिर से कंफ्यूज हो सकते हो, अर्थ कौन सा फोर्स लगाएगा? अर्थ का मतलब होता है mg, तो इस mg की वजह से तो कार आगे चलेगी नहीं। तो आपको समझना है कि जो ऑथर ने क्वेश्चन पूछा है वो किस सेंस में, अर्थ बोल रहे हैं मतलब mg बोलना चाहते हैं ऑथर। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर ये है कि जो रोड है वो क्या करेगा, एक फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा आगे की तरफ, और इसी की वजह से हमारी कार जो है वो आगे बढ़ेगी। कैसे देखो, सपोज दिस इज द कार, दिस इज द रोड, तो क्या होगा, इस रोड पे लगेगा फ्रिक्शन ऐसे, और अगर जो ये रियर व्हील ड्राइव है तो व्हील ऐसे रोटेट करने का प्रयास करेगा और इस पे फ्रिक्शन लगेगा आगे। तो ये फ्रिक्शन किसने लगाया? रोड ने। अब कोई बच्चा बोलेगा कि सर इसको अर्थ भी तो बोल सकते हैं ना, तो आपको थोड़ा दिमाग लगा के सोचना है कि ऑथर बोलना क्या चाहते हैं। दिस फ्रिक्शन फोर्स इज अप्लाइड बाय द रोड, रोड कहना ज्यादा सही है, अर्थ तो mg लगाता है। समझ में आ गया ना मैं क्या बोलना चाहता हूँ? तो क्वेश्चन के एकदम पीछे नहीं पड़ जाना है कि सर अर्थ भी तो फ्रिक्शन लगाता है, ऐसा नहीं। अर्थ बोले तो यहाँ पे ऑथर का मतलब है mg। ओके, नेक्स्ट, a block of mass 10 kilogram is suspended through two light spring balances as shown in figure। एक ब्लॉक है जिसका मास कितना है? 10 kg। ओके, दो स्प्रिंग बैलेंसेस हैं, दोनों क्या हैं? बोथ आर लाइट स्प्रिंग बैलेंस, करेक्ट। अब क्वेश्चन में वो क्या बोला जा रहा है कि जो रीडिंग आएगी ये दोनों स्केल्स की, व्हाट विल बी द रीडिंग? ओके, तो देखो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि स्प्रिंग बैलेंस क्या रीड करता है। तो यहाँ पे कंसेप्ट क्या है? रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस, या फिर आप ऐसे लिख सकते हो कि स्प्रिंग बैलेंस बैलेंस मेजर्स मेजर्स टेंशन, ये टेंशन को मेजर करता है, करेक्ट। अब आप कैलिब्रेशन करके टेंशन को मास में भी कन्वर्ट कर दो। जैसे मान लो इसने मेजर किया टेंशन 100 न्यूटन, ओके, तो आप मशीन को ऐसे कैलिब्रेट कर दो कि वो 10 kg दिखाए। लॉजिक समझ में आ रहा है? जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, 10 kg भी लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू 10 kg आफ्टर कैलिब्रेशन। तो बेसिकली स्प्रिंग बैलेंस करता क्या है, मैंने क्लास में ही बताया था, स्प्रिंग बैलेंस टेंशन को मेजर करता है। क्या लॉजिक समझ में आ गया? स्प्रिंग बैलेंस क्या करता है बच्चों? टेंशन को मेजर करता है।
अच्छा, स्प्रिंग बैलेंस अब बोल सकता है कि टेंशन 100 न्यूटन है, या फिर आप क्या करो, इसको कैलिब्रेशन कर दो, और कैलिब्रेट करके ये क्या आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 10 kg। ऐसे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। जैसे आपने 5 kg का ऑब्जेक्ट लगाया, तो ये 50 न्यूटन टेंशन आएगा उसकी वजह से, या फिर ये 5 kg भी बोल सकते हैं हम लोग। समझ में आ गया? टेंशन और टेंशन अपॉन जी बाई कैलिब्रेशन। कैलिब्रेशन करने के बाद समझ में आ गया? जैसे सपोज दिस इज अ स्प्रिंग बैलेंस, और मैंने यहाँ पे एक 5 kg का ऑब्जेक्ट लगा दिया, करेक्ट? सिर्फ समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे इसका जो पॉइंटर होगा, यदि यहाँ पे 50 न्यूटन लिखा है, क्योंकि टेंशन तो 50 न्यूटन हो जाएगा, यहाँ पे देखो दिस टेंशन इज 50 न्यूटन, और उसी के करस्पॉन्डिंग देयर विल बी अ इलोंगेशन इन द स्प्रिंग, करेक्ट? यहाँ भी टेंशन क्या हो जाएगा, 50 न्यूटन के इक्वल। तो ये 50 न्यूटन पे आ जाएगा, या फिर आप कैलिब्रेशन में क्या करोगे, इसी रीडिंग को मार्क कर दोगे, क्या यहाँ पे 50 न्यूटन लिख दो, तो टेंशन मेजर हो गया, या फिर 5 kg लिख दो। तो आपके ऊपर है ये कि यहाँ पे लिखा क्या है। 50 न्यूटन लिखा है तो ये 50 न्यूटन मेजर करेगा, 5 kg लिखा है तो ये 5 kg मेजर करके बताएगा। ओके, तो अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे मैंने एक 10 kg का ऑब्जेक्ट लगा दिया। ओके, तो जब आप 10 kg का ऑब्जेक्ट लगाओगे तो यहाँ बताओ व्हाट इज टेंशन, mg। अब इसको 10 ग्राम मत पढ़ लेना, 10 × g। अच्छा, हर जगह क्या टेंशन, क्योंकि ये स्प्रिंग लाइट है तो हर जगह टेंशन कितना हो जाएगा, 10 × g। हर जगह टेंशन क्या हो जाएगा, बेसिकली हर जगह पे टेंशन आ जाएगा 10 × g के इक्वल। मेरी बात समझ में आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? देखो, एक दूसरे डायग्राम में इसको दिखा देता हूँ। अगर जो आप चाहो तो ऐसे भी कंसीडर कर सकते हो अंडरस्टैंडिंग के लिए। मान लो एक स्ट्रिंग है यहाँ पे, दिस इज स्ट्रिंग 1, दिस इज स्ट्रिंग 2, दिस स्ट्रिंग इज मासलेस, एंड दिस इज अ 10 kg ब्लॉक। तो मैं यहाँ पे पूछूं कि लेट अस अज्यूम g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो मुझे बताओ कि यहाँ पे टेंशन कितना होगा। तो आप कहोगे कि सर यहाँ टेंशन होगा 100 न्यूटन, करेक्ट? मैं पूछूं इस स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 100 न्यूटन। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? यस। बाय सेम लॉजिक यहाँ पे जो टेंशन होगा वो क्या हो जाएगा, जी की वैल्यू में 10 मान के चल रहा हूँ, यहाँ भी टेंशन क्या होगा। तो बेसिकली यहाँ भी टेंशन कितना आएगा, 100 न्यूटन का। इसका मतलब दोनों जो स्प्रिंग है, क्या, या दोनों जो बैलेंसेस हैं, स्प्रिंग बैलेंस, दे विल रीड 100 न्यूटन। और हम लोगों ने इसका कैलिब्रेशन अगर जो केजी के लिए कर रखा है, तो 100 न्यूटन इज इक्वल टू 10 kg। तो मैं लिख देता हूं, सिंस टेंशन इन बोथ स्प्रिंग इज सेम, मेरी बात समझ में आ रही है? दोनों स्प्रिंग में टेंशन क्या है, सेम, देयरफॉर रीडिंग ऑफ बोथ द स्प्रिंग both the spring will be same।
ओके, कितनी होगी? सेम एंड इक्वल टू 200 न्यूटन। और इसका कैलिब्रेशन यदि मैंने केजी के लिए कर रखा है तो 10 केजी ही रीड करेगा। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन ए। ओके, तो एक ही पॉइंट हमें समझना था कि रीडिंग का मतलब होता है टेंशन, और दोनों में टेंशन सेम होगा। क्यों? क्योंकि दोनों मासलेस हैं। ओके, नेक्स्ट, फिफ्थ, a block of mass small m is placed on a smooth inclined plane of inclination theta with horizontal. The force exerted by the plane on the block has a magnitude. तो देखो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और ऑथर ने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 एक साथ। एक मिनट में देखता हूँ क्वेश्चन 6। यस, क्वेश्चन 6 और 5 एक्चुअली फटाफट आप कंपेयर कर सकते हो यहाँ पे। देखो, एक स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन है। स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन का मतलब आप वेज भी अज्यूम कर सकते हो, जो कि फिक्स्ड है। ओके, ये एंगल बच्चों क्या दे रखा है? दिस एंगल इज इक्वल टू थीटा। ओके, और यहां पे हमने क्या किया? दिस इज अ ब्लॉक, इसका मास है m, और यहाँ पे इस ब्लॉक को, ब्लॉक ऑफ मास m इज प्लेस्ड, यहाँ पे रख दिया। ओके, जब आप रिलीज करोगे तो ब्लॉक जो है ना वो ऐसे नीचे की तरफ मोशन करेगा। इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? नीचे की तरफ। ओके, अब क्वेश्चन में पूछ रहा है द फोर्स एक्सर्टेड बाय द प्लेन ऑन द ब्लॉक हैज अ मैग्नीट्यूड। जो प्लेन है ब्लॉक पे कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो देखो कैसे कैलकुलेट करोगे? बाय ड्राइंग फ्री बॉडी डायग्राम। दिस इज अ ब्लॉक ऑफ मास m। क्या क्या इस पे फोर्सेस लगेंगे? एक लगेगा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg, और एक लगेगा यहां से नॉर्मल फोर्स। समझ में आ गया? अब मुझे पता है कि इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन इधर होगा। देखो, ये आंसर हमें याद भी हो जाना चाहिए। ठीक है, इतने बार हमने क्लास में किया है। अब आप क्या करो, मुझे ये भी पता है कि ये जो एंगल है ना, ये एंगल आता है थीटा के इक्वल। तो मैं mg के दो कंपोनेंट लूंगा। ओके, ये ज्योमेट्री बहुत बार मैंने डिस्कस किया है। दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा, और यहाँ से यदि मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं तो ये एंगल आ जाता है थीटा के इक्वल। तो इस mg के दो कंपोनेंट होंगे। इस तरफ क्या आएगा? देखो, इस mg को अगर जो मैं हटा दूं तो इस mg के दो कंपोनेंट आएंगे। इस तरफ आएगा mg cos थीटा, और इस तरफ कितना आ जाएगा? mg साइन थीटा। करेक्ट। तो नॉर्मल क्या करेगा? इस mg साइन थीटा को, mg cos थीटा को बैलेंस कर लेता है, और इस mg साइन थीटा की वजह से एक एक्सेलरेशन आता है। समझ में आ गया? तो ये बहुत ही स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो हमें याद भी होना चाहिए। सो विच ऑप्शन विल बी करेक्ट? ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6। A block of mass m is placed on a smooth wedge of inclination theta. The whole system is accelerated horizontally
so that the force so that the block does not slip on the wedge. देखो पिछले क्वेश्चन में ये जो आप सिस्टम देख रहे हो ना, इसको हमने क्या किया, इसको मैं कॉपी कर लेता हूं। ओके, इस सिस्टम को मैंने आगे की तरफ एक्सेलरेट करा दिया। ये भी बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसका तो हमें आंसर डायरेक्टली याद रहना चाहिए, फ्री बॉडी डायग्राम भी याद हो जाना चाहिए, इतनी बार इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। ओके, तो यहां पे इस क्वेश्चन में हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको एक्सेलरेट कर रहे हैं आगे की तरफ विथ एक्सेलरेशन ए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सच दैट द ब्लॉक डज नॉट स्लिप ऑन द वेज। ब्लॉक वेज पे स्लिप नहीं करता है। इसको सॉल्व करने के दो मेथड हैं, या तो आप वेज के फ्रेम में सॉल्व कर लो या फिर ग्राउंड के फ्रेम में। मैं आपको ग्राउंड के फ्रेम में सॉल्व करके दिखाता हूं, देखो। ध्यान से देखना। सपोज दिस इज द ब्लॉक, तो होगा क्या, ये देखो, अगर जो मैं इस ब्लॉक पे फोर्सेस दिखाऊं तो नीचे लगेगा mg। ओके, और यहां से लगेगा नॉर्मल। आप क्या करो, एक रेफरेंस लाइन ड्रॉ कर लो यहाँ पे। आप ये एंगल मेजर करना, खुद से ये मेजर करना है। ओके, ये एंगल मेजर करो, दिस एंगल विल बी थीटा। आप थोड़ी बेसिक ज्योमेट्री लगाओ, आपको समझ में आ जाएगा। या मैं प्रूफ करके दिखाऊं क्या, देखो ये एंगल थीटा, रुको एक दूसरे वेज में मैं आपको दिखा देता हूं, यहाँ पे नहीं। एक ऐसे लाइन खींचो, एक वर्टिकल लाइन खींचो और ये दिखा दो नॉर्मल फोर्स। ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा। सो दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा, सो दिस एंगल इज थीटा। ओके, तो आप क्या करो, इस नॉर्मल के दो कंपोनेंट ले लो। ये कितना हो जाएगा, सॉरी पहले ये दिखा देते हैं, जिस तरफ एंगल है उस तरफ क्या आता है, कॉस कंपोनेंट। तो दिस इज n कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा, n साइन थीटा। n साइन थीटा की वजह से ये जो ब्लॉक है ये आगे की तरफ एक्सेलरेट करेगा। क्यों? क्योंकि देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि वेज को हमने आगे की तरफ एक्सेलरेट किया, और जो ब्लॉक है ना वो स्लिप नहीं हो रहा है वेज पे। इसका मतलब ये ब्लॉक भी आगे की तरफ ही एक्सेलरेट करेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करूं। क्वेश्चन में क्या दिया है कि इस वेज को हम लोग आगे एक्सेलरेट कर रहे हैं एंड देयर इज नो स्लिपिंग ऑफ ब्लॉक ओवर द वेज। इसका मतलब दोनों साथ साथ आगे जाएंगे, ब्लॉक का भी एक्सेलरेशन ए आगे होगा और वेज का भी एक्सेलरेशन आगे की तरफ ए होगा। मतलब यदि एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक हॉरिजॉन्टल है, इसका मतलब वर्टिकल फोर्सेस विल बी बैलेंस्ड। मेरी बात समझ में आ रही है? तो देयरफॉर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सिंस wedge is accelerated in horizontal direction, and block does not slip on wedge। ओके, जो ब्लॉक है ये वेज पे स्लिप नहीं कर रहा है, करेक्ट। दिस इंप्लाइज ब्लॉक इज ऑल्सो
also moving in horizontal direction. दोनों एक साथ आगे की तरफ जा रहे हैं, करेक्ट। अब ये कैसे आगे जा रहे हैं, क्लास में मैंने बहुत ही डिटेल में इस चीज को एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे तो सब कुछ वो सारे डायग्राम ड्रॉ करके दिखाना पॉसिबल नहीं है, तो आपको वहां पे एक बार नोट्स रेफर करने पड़ेंगे, करेक्ट। तो अगर जो ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि वर्टिकल फोर्सेस आर बैलेंस्ड? यस, देयरफॉर वर्टिकल फोर्सेस ऑन द ब्लॉक आर बैलेंस्ड। तो ऊपर क्या लग रहा था इस पे, एन कॉस थीटा, नीचे क्या लग रहा है, एम जी। दिस इंप्लाइज नॉर्मल इज इक्वल टू एम जी बाई कॉस थीटा। जो नॉर्मल है वो कितना हो जाएगा, एम जी बाई कॉस थीटा के इक्वल। समझ में आ गया। तो इन दोनों क्वेश्चन को आप, इसीलिए मैंने एक साथ ही करा दिया 5 और 6 को। ओके, ताकि आप ऑब्जर्व कर पाओ कि जब वेज रुका रहता है तो कितना फोर्स लगता है, नॉर्मल इज एम जी कॉस थीटा। और जब वेज मूव हो रहा है, लेकिन वो एक स्पेशल केस है, व्हेन देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन द ब्लॉक एंड द वेज, ऐसे में क्या होता है बच्चों, ऐसे में नॉर्मल फोर्स जो होता है वो आ जाता है एम जी अपॉन कॉस थीटा के इक्वल। ओके, ये इतने स्टैंडर्ड रिजल्ट हैं कि क्लास में इतने क्वेश्चन हो गए कि हमें याद होना ही चाहिए। ओके।